हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। और फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये स्टॉक मैंने क्यों चुना है ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो रिटर्न कुछ बना नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी कम हुई है। अगर आप देखेंगे तो 52% से 38% तक आ गई है, और जबकि 52% से 44% तक आ गई है, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो 38-39% के अराउंड बना हुआ है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या कहता है इस कंपनी का। तो सबसे पहले तो इस कंपनी में देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इनके जो डिविजन्स हैं जिसमें केटर करते हैं वो हैं BFSI केटर करते हैं। ये एक ये ट्रैवल हेल्थ और ट्रैवल एंटरटेनमेंट और मीडिया को सेक्टर को डिलीवर करते हैं, और ये हेल्थ केयर में अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। इनके जो चेयरमैन हैं वो अशोक सूटा जी हैं। अशोक सूटा जी काफ़ी नामी गिरामी हस्ती है आईटी सेक्टर में इंडिया के, क्योंकि इन्होंने ही परजिस्टेंट सिस्टम्स जो एक कंपनी है उसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाया था उस कंपनी को बिल्डअप करने में, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हैं ये अशोक सूटा जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो मैंने आपको BFSI सेक्टर, हेल्थ केयर और ये सेक्टर्स जो बताया उसमें से कितना कितना आता है। तो इनका जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर का ये सर्विस देते हैं वो है BFSI सेगमेंट में। अगर आप उसमें भी देखेंगे तो ये उधर से उनका 26% ऑफ रेवेन्यू आता है, और जो सेकंड लार्जेस्ट इनका आ जाता है वो होता है हेल्थ केयर का, जहाँ से ये 9% तक अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मीडिया एंटरटेनमेंट और ट्रैवल देखेंगे तो वहाँ से भी ये 9-9.5% तक का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये इनके जो भी वर्टिकल्स हैं जॉब इनके काम के, उसमें जो प्रायोरिटी है रेवेन्यू की वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जनरेटिव एआई का बिजनेस भी पीछे चालू किया है। एआई काफ़ी पॉपुलर थीम है इस वक्त आईटी सेक्टर में, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है अगर मैं देखूँ तो वो आ रहा है लगभग ज़्यादा नहीं है, 2.3% का रेवेन्यू है इनका, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं एआई के उसमें। तो टोटल रेवेन्यू का 2.3% इनका एआई का है। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ही इनका मेन ब्रेड एंड बटर है, और वो वहाँ से 76% ये अपना काम जो है इनका इस फील्ड में इनको मिलता है। तो अगर आप कंपनी की कॉन कॉल की गाइडेंस पर देखेंगे इस बार की, तो उसमें कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ की बात करी है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 17.5% है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वो सिर्फ 2.3% है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। तो जब भी आईटी कंपनी को हम देखते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज एक ग्रोथ कंपनीज की तरह होती हैं, तो हमें इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखने में ज़्यादा फायदा रहता है। अगर आप इनका एबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो एबिटा मार्जिन भी इनका जो है वो 21.4% रहा इस बार, और 12.9% से उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया है। तो रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2.3% है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स क्या होती है? अच्छा, कोई पूछे तो क्या होता है भाई? कांस्टेंट करेंसी होता है कि अगर हम जो फॉरेक्स एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस है, अगर उसको हम 2 मिनट के लिए साइड में कर दें तो कितना चेंज हुआ। मान लीजिए यूएस से, क्योंकि ये कंपनी डॉलर्स में डील करती है, इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो यूएस से या यूरोप में यूरो में लाइन अप होते हैं। तो अगर वो करेंसी फ्लक्चुएशन को हटा देंगे तो नेट नेट कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, या जो भी हम टर्म देख रहे हैं तो उसको हम कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो एबिटा है वो 12.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, और ईयर ऑन ईयर उसने 5.8% का ग्रोथ दिया। तो इनका जो एबिट मार्जिन भी है वो भी 21-22% का है। तो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में गाइडेंस में यही कहा है कि अभी भी हम
अपना ये एबिट मार्जिन जो है इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे से एनवायरनमेंट कितना भी टफ हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी अपना मेन बिजनेस पीडीएस सर्विस मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एआई का जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ है वो काफ़ी मैसिव हुआ है, जिस वजह से सभी इंडियन आईटी कंपनीज को अपना जो वर्किंग मॉडल है वो चेंज करना पड़ रहा है और एआई सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड ने सिर्फ 2.3% का रेवेन्यू एआई से आता है, तो अगर वो जैसे इन्होंने कॉल में कहा है कि वो डबल भी हो गया तो भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है उसका अभी भी जो सबसे मेजर शेयर है वो पीडीएस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से ही आ रहा है। तो अगर कंपनीज को आईटी सेक्टर इंडिया में ग्रो करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अभी तक जो डाटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इंडियन कंपनी, चाहे से वो हैप्पीएस्ट माइंड हो या कोई और भी कंपनीज हो, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट एआई में नहीं कर रही हैं जिससे उनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़े। और यही आप अगर यूएस की जो फैंग कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजोन, एनवीडिया और गूगल, तो वहाँ कुछ कहानी कुछ और है। वो लोग हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में और उनका जो रेवेन्यू है तभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इनका जो बिज़नेस का रेवेन्यू है वो कहाँ किन किन जोग्राफिकल एरियाज़ में अगर देखें तो कहाँ कहाँ से आता है, तो 60% इनका जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफ़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पीछे लगे हुए हैं और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं उनको अपने ऑफिसेस इंडिया से हटा के मतलब लोकेट करने चाहिए यूएस में, ताकि यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको ये जॉब मिले। और वो जो वर्किंग क्लास है, जो इंडियन वर्किंग क्लास यूएस में कर रही है, उसके लिए भी वीज़ा रूल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पूरा जो लैंडस्केप है इनके काम करने का, हैप्पीएस्ट माइंड का या कोई भी और आईटी कंपनी हो गई, वो बिल्कुल टफ हो जाता है और एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो इस वजह से भी इनको जो डील्स होती हैं वो पूरी अच्छे से नहीं मिल पाती, मतलब खुल के इनके जो कस्टमर्स हैं वो इनको डील नहीं दे पाते, क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी लगती है कि इंडियन कंपनीज जो हैं उन पे क्या टैरिफ लगेगा, अगर उनसे सर्विसेज पे भी अगर टैरिफ लग गया तो। अभी सर्विसेज कंपनीज पे टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन और दूसरा कि जनरेटिव एआई जो आया है, जो एआई है वो कोडिंग का काम कम कर रहा है, कोडिंग का काम कम कर रहा है। तो जो इंडियन इंजीनियर्स हैं जो ऑफ साइट या ऑन साइट काम करते हैं वो मेनली कोडिंग का काम करते हैं, तो अगर एआई कोडिंग का काम कर देगा तो इन कंपनीज को जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने में थोड़ी तकलीफ होएगी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी। बाकी इनको यूरोप से 27% इनका आता है और इंडिया से 17% का इनका रेवेन्यू आता है, तो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8% आता है। तो ये बात हो गई कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं उसके बारे में, कि क्या कंपनी के वैल्यूएशंस जस्टिफाई करते हैं। पहले मैं सबसे पहले स्टॉक का पी देखूंगा तो वो 45 का पी है, और आरओई देखूं तो वो कंपनी का 14 का है। तो 14 का आरओई और स्टॉक प्राइस पी 45 का, तो अगर आगे जाके सेक्टर में प्रॉब्लम आने वाली है तो आरओई कम होगा, आरओई कम होगा तो इतना पी सस्टेन नहीं होगा, तो पी में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है डेफिनेटली। अब अगर मैं देखूं कि करंट मार्केट प्राइस का 600 रुपये के अराउंड चल रहा है और इसने हाई मारा था 840 रुपीज़ का, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 200 300 220 रुपीज़ अपना ये डाउन है टॉप से। तो जनरली क्या होता है कि अगर कंपनी इतना 52 वीक अपने हाई से डाउन है तो हमें कंपनी ले लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल एआई की वजह से काफ़ी क्वेश्चनेबल है और दूसरा ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से, तो हो सकता है कि ये कंपनी वापस अभी और पी में री रेट हो। तीसरा इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताई कि रिटेल पार्टिसिपेशन 38-39% का है, और रिटेल वाले भैया लोग जो हैं वो एक एक रुपये के आगे पीछे होके अपने स्टॉक का दाम निकालते हैं, तो कभी भी उसको बड़ा मूवमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक स्टॉक के साथ और दिक्कत हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी में लास्ट के 3 साल में हुआ ही नहीं है, बल्कि ईपीएस कॉन्ट्रैक्टिव हुआ है, तो -5.75%। सेल्स ग्रोथ जरूर हुआ था बट ईपीएस में वो आ नहीं पाया, यानी कि कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे और जो कंपनी का टैक्सेस थे उन्होंने मिला के नेट प्रॉफिट को कुछ खास
बढ़ाया नहीं, इसी वजह से इनका जो ईपीएस ग्रोथ है या कंपनी ने पहले जो कैपेक्स किया है उसका फ्रूटफुल इनको रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है, इसलिए ईपीएस ग्रोथ जो है इनका नेगेटिव है। अगर आप कंपनी पे डेट देखेंगे तो वो 1200 करोड़ का है, तो डेट ज़्यादा नहीं है, 9000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, तो ठीक ठाक है डेट, थोड़ा बहुत तो रहना भी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड 1% का है, तो ये ठीक है। 1% डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इन्वेस्टर्स को ही सारा पैसा वापस नहीं दिया जाता कंपनी के प्रॉफिट में से, शेयर मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है। और ये सब कंपनी में इस देखने वाली बात है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।